ओके, चैप्टर 3 यूनिट 2 स्टार्ट किया था हमने रिवीजन के लिए। नाउ टोटल शॉर्ट रन वाले जो भी टोटल कॉस्ट के कर्व्स थे वो ऑलरेडी देख चुके हैं। अब शॉर्ट रन के एवरेज कॉस्ट कर्व्स देखेंगे। एवरेज कॉस्ट कर्व, पहले तो फॉर्मूलेज याद कर लेनी है। एवरेज फिक्स कॉस्ट, एवरेज फिक्स कॉस्ट इज टोटल फिक्स कॉस्ट अपॉन क्वांटिटी, total fixed cost upon quantity. Average fixed cost is nothing but fixed cost per unit of output निकाल रहे हो। ओके, अब इसका कर्व कैसा आएगा एवरेज फिक्स कॉस्ट का? तो एज यू नो टोटल फिक्स कॉस्ट का तो अमाउंट सेम ही रहता है नंबर, और जैसे जैसे क्वांटिटी बढ़ेगी तो एवरेज फिक्स कॉस्ट फॉल होता जाएगा। Since total fixed cost is a constant amount, average fixed cost will steadily fall as output increases. So आप ड्रॉ करने जाओगे तो डाउनवर्ड स्लोपिंग रहेगा थ्रू आउट इट्स लेंथ, बट विल नॉट टच द एक्स एक्सिस। टच नहीं करेगा क्योंकि एवरेज फिक्स कॉस्ट कैन नॉट बी जीरो। एक बार डायग्राम में देख लेते, AFC कर्व, सी फॉलिंग फॉलिंग फॉलिंग, दैट इज स्लोप्स डाउनवर्ड थ्रू आउट द कर्व। ओके, और टच नहीं कर रहा है एक्स एक्सिस को, ये भी ध्यान रखना है क्योंकि AFC कैन नॉट बी जीरो। ये हो गया एवरेज फिक्स कॉस्ट। आगे जाते हैं, नेक्स्ट इज एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का फॉर्मूला टोटल वेरिएबल कॉस्ट अपॉन क्वांटिटी। अगेन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज नथिंग बट वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट नॉर्मली क्या होता है, फॉल होता है जैसे जैसे आउटपुट बढ़ाओगे फ्रॉम जीरो टू नॉर्मल कैपेसिटी। क्यों? इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू वेरिएबल फैक्टर, मतलब हमारा जो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन था ना, स्टेज 1 में इंक्रीजिंग रिटर्न्स होते हैं। ओके, उसके वजह से क्या होगा, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट फॉल होगा इनिशियली जैसे जैसे आउटपुट बढ़ाओगे, बट एक बियॉन्ड पर्टिकुलर कैपेसिटी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट फिर से राइज होना शुरू हो जाएगा। क्यों? ड्यू टू ऑपरेशन ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स, डिमिनिशिंग रिटर्न्स की वजह से। ओके, सो कैसा रहेगा शेप? इट विल फर्स्ट फॉल, देन रीच मिनिमम, देन राइज। ओके, रीजन क्या था? लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन होता है शॉर्ट रन में, उसके वजह से पहले फॉल होगा, मिनिमम रीच करेगा और फिर राइज होना शुरू हो जाएगा। ओके, कौन सा कर्व है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट? सी, फॉल हुआ है पहले, मिनिमम गया और फिर से राइज होना शुरू। रीजन भी अच्छे से दिया है। और जब कर्व पहले फॉल होता है फिर मिनिमम चला जाता है, राइज होता है, यू शेप्ड बोलते हैं उस कर्व को। भले ही यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है बट ABC कर्व इज यू शेप्ड। ओके, ये हो गया AFC ABC। अब आगे है ATC, एवरेज टोटल कॉस्ट। ये क्या होगा? एवरेज टोटल कॉस्ट इज समेशन ऑफ AFC एंड ABC, दोनों को ऐड कर लो, आंसर आ जाएगा। और एक फॉर्मूला क्या है ATC का? ATC इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट अपॉन क्वांटिटी। ओके, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। अब आपका जो ATC कर्व रहेगा, ATC कर्व का जो भी शेप है, स्ट्रक्चर है, कहाँ से डिसाइड होगा? ये ABC और AFC को मिलाकर, क्योंकि दोनों को ऐड करते हो तो ATC मिलने वाला है। ओके, तो इनिशियली एज यू कैन सी AFC तो कंटिन्यूअसली फॉलिंग है, कोई दिक्कत ही नहीं है। हाँ, ABC इनिशियली फॉल हो रहा है, तो दोनों फॉलिंग है, ABC भी फॉलिंग है, ATC भी फॉलिंग, सॉरी ABC भी फॉलिंग है, AFC भी फॉलिंग है, तो इनिशियली आपका ATC भी फॉल होने वाला है। ओके, आगे क्या होगा? उसके आगे AFC तो फिर भी फॉल हो रहा है बट ABC आपका राइज होना शुरू हो गया है। ओके, तो AFC का फॉल इज स्मॉलर देन ABC का राइज, उसके वजह से ATC पर ज्यादा इम्पैक्ट एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व का है और ATC राइज होगा। ओके, इनिशियली फॉल होगा, मिनिमम रीच करेगा, देन राइज होगा। कहाँ से आता है इसका जो भी शेप है कर्व का? तो ABC और AFC को मिलाकर आता है। तो कोई बोलेगा मैम AFC तो कंटिन्यूअसली फॉलिंग है, तो ATC भी तो फॉल होना चाहिए ना। AFC कंटिन्यूअसली फॉलिंग है, ATC भी फॉल होना चाहिए, बट AFC का फॉल जो है ना वो उतना शार्प नहीं है जितना ABC का राइज शार्प है। तो इफेक्ट क्या आता है ATC पे?
एटीसी पे इफेक्ट एवीसी का ज्यादा आ रहा है, इसलिए एटीसी राइज हो रहा है। ओके, आई होप क्लियर है। और ये भी क्लियर है कि दोनों कर्व के ऊपर रहेगा एटीसी कर्व, इसमें भी कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। सी एक्सप्लेनेशन में दिया हुआ है, इन द बिगिनिंग बोथ एवीसी एफसी कर्व फॉल, देयरफॉर एटीसी भी आपका शार्पली फॉल होगा। एएफसी एवीसी कर्व आपका राइज होना शुरू हो जाता है, बट एएफसी तो स्टिल फॉल हो रहा है। ओके, तो एटीसी अगेन कंटिन्यू टू फॉल, अगेन कंटिन्यू टू फॉल। The fall in AFC curve is greater than rise in AVC, इसलिए ATC फॉल हुआ। बट आगे जाओगे और तो क्या देखोगे, sharp rise in AVC more than the offsets the fall in AFC, therefore ATC curve first falls, reaches its minimum, then rise। ओके, इसीलिए इसको क्या बोला है, यू शेप्ड कर्व। यू शेप्ड कर्व, AFC को नहीं बोला था यू शेप्ड, AVC को बोला। उसके बाद नाउ ATC is also U shaped। नेक्स्ट, marginal cost। marginal cost, addition made to the total cost by production of an additional unit of output। अगेन फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला हम कब यूज करते हैं, डेल्टा टीसी अपॉन डेल्टा क्यू, व्हेन आपको जो गैप दिया है वो सिंगल यूनिट से ज्यादा हो, मोर देन 1 यूनिट का गैप हो, तो ये वाला फॉर्मूला यूज करते हो। सिंगल यूनिट का गैप हो तो marginal cost of nth unit is equal to total cost of n minus total cost of n minus 1। ओके, सिंगल यूनिट का गैप हो तो, और मोर देन सिंगल हो तो डेल्टा टीसी अपॉन डेल्टा क्यू। डेल्टा टीसी इज नथिंग बट चेंज इन टोटल कॉस्ट, डेल्टा क्यू इज नथिंग बट चेंज इन आउटपुट। अब मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट इसका जो भी शेप है कैसे आएगा, पहले तो ये समझ लेते हैं। marginal cost is independent of fixed cost। marginal cost is independent of fixed cost, क्यों, तो इस total cost में fixed cost तो हर जगह सेम रहने वाली है। ओके, तो marginal cost के साथ fixed cost का कोई लेना देना नहीं है, क्यों, fixed cost do not change with the output, फिक्स ही रहने वाला है। तो सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट के वजह से चेंज होने वाला है आपका मार्जिनल कॉस्ट। ओके, सो मार्जिनल कॉस्ट इज इन फैक्ट ड्यू टू चेंजेस इन वेरिएबल कॉस्ट। ओके, मार्जिनल कॉस्ट चेंज किसके वजह से होता है, वेरिएबल कॉस्ट के वजह से, फिक्स कॉस्ट के साथ कोई नहीं आएगा उसका रिश्ता। ओके, नाउ अब ये जब मार्जिनल कॉस्ट कर्व के बारे में डिस्कशन हुआ है ना, हमारा जो भी लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन है ना, वहां के एमपी कर्व के साथ कंपैरिजन किया है। मार्जिनल कॉस्ट कर्व फॉल्स एज आउटपुट इंक्रीजेस। इनिशियली मार्जिनल कॉस्ट, एडिशनल कॉस्ट कम 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 होगी, ओके, फॉल होगा, और आफ्टर सर्टेन लेवल ऑफ आउटपुट राइज होना शुरू हो जाएगा। किस वजह से, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। ओके, एमसी कर्व बिकम्स मिनिमम corresponding to the point of inflection on the total cost curve। The fact that marginal product rises first, MP कर्व याद करो, MP कर्व कहां पर था, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन चैप्टर 3 यूनिट 1, वहां पे क्या था, MP पहले राइज हो रहा है, राइज हुआ, मैक्सिमम रीच कर गया और फॉल होना शुरू, फॉल 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 फॉल। ओके, तो ऐसा MP कर्व का शेप था। इसके एग्जैक्ट अपोजिट जाएगा आपका MC कर्व, पहले होगा फॉल, फिर मिनिमम, फिर राइज। सो मार्जिनल कॉस्ट कर्व पहले डिक्लाइन, फर्स्ट डिक्लाइन, रीचेस मिनिमम, देन राइज। ओके, फिर मार्जिनल कॉस्ट कर्व को भी यू शेप्ड बोला है क्योंकि पहले फॉल हो रहा है, मिनिमम रीच कर रहा है, अगेन राइज। ओके, एक बार देख लेते हैं कर्व। सी दिस इज द मार्जिनल कॉस्ट कर्व, थोड़ा क्यों ना हो फॉल हुआ है, ओके, देन मिनिमम रीच कर गए, फिर राइज हो रहा है। दिखते वक्त भले ही यू शेप ना दिखे, बट इकोनॉमिक्स में यू शेप्ड कब बोला है कर्व को, अगर पहले फॉल है, मिनिमम रीच कर रहा है और फिर राइज हो रहा है, तो आपको उसको यू शेप बोलना है, भले ही एग्जैक्टली यू शेप ना दिखे तो भी। ओके, तो एमसी, एटीसी, एवीसी यू शेप, एएफसी यू शेप्ड नहीं है, डाउनवर्ड स्लोपिंग है थ्रू आउट द कर्व। ओके,
आई होप यहां तक का सबको अच्छे से याद हो गया है। अब इसके आगे क्या करेंगे, रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज कॉस्ट। जब भी वर्डिंग एवरेज कॉस्ट आए सिर्फ, तो हम क्या समझेंगे, एवरेज फिक्स कॉस्ट समझे, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट समझे, या एवरेज टोटल कॉस्ट। तो आपको एवरेज टोटल कॉस्ट समझना है जब भी वर्डिंग एवरेज कॉस्ट आए। ओके, क्या समझना है, एवरेज टोटल कॉस्ट की बात चल रही है। अब रिलेशनशिप देखेंगे, एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट। ओके, एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट। देखिए तो आपका एवरेज टोटल कॉस्ट कैसा, यू शेप वाला है, ऐसा कुछ जाता है, ATC। ओके, और MC कर्व कैसे गया है, इसके मिनिमम से जाएगा। याद है क्या, चैप्टर 4 में हमने बहुत बार ध्यान रखा है MC कर्व ड्रॉ करते हुए। कैसा जाना चाहिए MC कर्व, ATC के मिनिमम से जाना चाहिए, समथिंग लाइक दिस। ओके, यहाँ पर ATC का मिनिमम होना चाहिए, किसका, ATC के मिनिमम को कट करते हुए जाएगा MC कर्व, ऐसा कुछ ड्रॉ करते हो। अभी यहाँ पर ऊपर भी डायग्राम में देख सकते हो, जस्ट अ मिनट, देख लो, ये MC कर्व यहाँ से गया, ATC का मिनिमम टच करते हुए। ओके, तो इन दोनों का रिलेशनशिप, इस पर क्वेश्चन आता है, कंफ्यूज होते हैं बच्चे, गलत लिख के आते हैं, ध्यान देना है। व्हेन एवरेज कॉस्ट फॉल्स, मतलब जब आपका ATC फॉलिंग है, ओके, मार्जिनल कॉस्ट इज लेस देन एवरेज कॉस्ट। देखो मार्जिनल कॉस्ट नीचे है, एवरेज कॉस्ट के भी बिलो है, सही बात चल रही है। व्हेन एवरेज कॉस्ट फॉलिंग, योर MC इज लेस देन ATC और AC। व्हेन एवरेज कॉस्ट इज राइजिंग, यहां से एवरेज कॉस्ट राइज हो रहा है, तो MC ऊपर है, MC इज मोर देन एवरेज कॉस्ट, MC इज मोर देन एवरेज कॉस्ट। ओके, और ये वाला डिस्कशन करना पड़ेगा ना, क्या है डिस्कशन, व्हेन एवरेज कॉस्ट इज मिनिमम, ये ATC मिनिमम है ना, वहां पे क्या देख रहे हो, MC इज इक्वल टू AC, MC इज इक्वल टू AC। ओके, या फिर ऐसे बोल सकते हो, मार्जिनल कॉस्ट कर्व कट्स एवरेज कॉस्ट कर्व एट इट्स मिनिमम पॉइंट। ओके, एक बार क्या करते, कंक्लूड करते फिर से याद रखने के लिए, व्हेन AC इज राइजिंग, या फिर व्हेन AC राइजेस, योर मार्जिनल कॉस्ट इज ग्रेटर देन और लेस देन। एक बार अच्छे से देखो, हाँ कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, एक बार अच्छे से देखना है, ग्रेटर है या लेस। सी, राइजेस जब बोलोगे तब बोलना है MC ज्यादा है, व्हेन AC इज ग्रेटर देन और राइजेस, MC इज ग्रेटर देन AC। और जब बोलोगे AC फॉलिंग, तो MC इज लेस देन योर AC। और जब AC होगा मिनिमम, दोनों इक्वल हो जाएंगे। ओके, ये MC और AC का डिस्कशन, ऐसा ही कुछ तो डिस्कशन लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के बाद था, जो रिवीजन में कवर हुआ नहीं है। रिवीजन लेक्चर में क्या था, रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज प्रोडक्ट एंड मार्जिनल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट एंड मार्जिनल प्रोडक्ट। डायग्राम देख लेते एक बार, एवरेज प्रोडक्ट मार्जिनल प्रोडक्ट, किसी को याद नहीं आ रहा है तो याद दिला दूं, जस्ट अ मिनट। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में आपको अगर याद हो, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन क्विकली रिवाइज करवाती हूँ। फर्स्ट स्टेज में MP कैसा होता है, फर्स्ट स्टेज में आपका MP राइजिंग 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 रीचेस मैक्सिमम, कहाँ पर, वो जो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होता है ना TP वाला, वहां पर मैक्सिमम रहेगा, और फिर फॉल होना भी शुरू हो गया फर्स्ट स्टेज में MP का, और सेकेंड स्टेज में भी फॉल फॉल फॉल, और सेकेंड स्टेज के एंड में 0, थर्ड स्टेज में नेगेटिव। ये MP की बात। AP का कैसे था, AP राइजिंग थ्रू आउट द फर्स्ट स्टेज, और फर्स्ट स्टेज जहां पर एंड हो रही है AP इज मैक्सिमम। ओके, और फिर आपका AP फिर फॉल 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 फॉल, लास्ट तक फॉल, कभी भी एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा, बिकॉज एवरेज प्रोडक्ट कैन नॉट बी 0। ओके, हाँ, तो पहले MP राइज है, देखो MP ज्यादा राइज हो रहा है, AP से भी ऊपर है,
MP. ओके, और आगे जाते हो तो AP इज बिलो योर, सॉरी MP इज बिलो योर AP. अब इनका जो भी रिलेशनशिप है वो देखा है, इसी के साथ कंपेयर करना है. अभी जो पढ़ा था ना MC और AC का, उसी के साथ कंपैरिजन आएगा. देखो, व्हेन AP rises, marginal product is more than average product. When your AP rises, marginal product is greater than average product. Okay, आगे क्या है? When AP maximum, ये बाद में देखते हैं. AP falls देखते हैं पहले. AP fall होता है तब MP is less than AP. When AP falls, MP is less than your AP. और आपका स्टेज 1 कहाँ पे एंड होता है? जहां पे AP मैक्सिमम होता है, वहां पे दोनों इक्वल हो जाते हैं. तो याद रखने के लिए कितना इजी है, देखो. एवरेज और मार्जिनल का ये कॉस्ट हो या फिर प्रोडक्ट हो, दोनों में देखो सेम है. सेम फर्क कहाँ पे? सिर्फ कॉस्ट जो होता है ना मिनिमम होता है तो अच्छा है, और प्रोडक्शन में मैक्सिमम हो तो अच्छा है. इतना ही डिफरेंस है, इतना ही डिफरेंस है. इस रिलेशनशिप पर क्वेश्चंस आते हैं, गड़बड़ हो जाती है आपसे. ओके, फिर से एक बार नोट करेंगे. एवरेज कॉस्ट जब राइज होगा तब आपका MC ग्रेटर रहेगा AC से. एवरेज कॉस्ट जब फॉल होगा MC विल बी लेस देन योर AC. ओके, और एवरेज कॉस्ट जब मिनिमम चला जाता है, कॉस्ट मिनिमम जाए तो अच्छी बात है ना, दोनों हो जाएंगे इक्वल. आगे, व्हेन AP राइजेस तब MC क्या है? ग्रेटर देन योर AP. व्हेन AP फॉल्स, AP फॉल होना शुरू होता है ना सेकेंड स्टेज में, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में, तब क्या हो जाता है? MC इज लेस देन योर AP. एंड व्हेन AP इज मैक्सिमम, दोनों इक्वल. सॉरी, यहाँ पर MP होना चाहिए, नॉट MC है. एक्सट्रीमली सॉरी फॉर द सेम. MP इक्वल टू AP. ओके, रिलेशनशिप अच्छे से याद रखना है. ओके, चैप्टर 3 यूनिट 1 का डिस्कशन नहीं हुआ था MP और AP का, अभी लिया है, सो दैट दोनों चीजें साथ में याद रख पाओ. नाउ लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व. लॉन्ग रन का बात करेंगे अब. लॉन्ग रन मतलब सबको पता है, लॉन्ग रन मतलब ऐसा पीरियड जहां पर सारे इनपुट, सारे फैक्टर्स वेरी करेंगे. ओके, वेरिएबल रहेंगे. और शॉर्ट रन मतलब कुछ फिक्स रहेंगे, कुछ वेरिएबल. एटलीस्ट एक तो भी फैक्टर फिक्स होना चाहिए, तभी शॉर्ट रन बोलते हो. शॉर्ट रन, द फर्म इज टाइड विद द गिवन प्लांट. शॉर्ट रन में यू कैन नॉट चेंज योर प्लांट साइज. ओके, प्लांट साइज बढ़ा नहीं सकते हो, कम नहीं कर सकते हो, कुछ नहीं, आप है वो उसी पे चल रहे हो. फिक्स रहेगा. लॉन्ग रन में फर्म कैन बिल्ड एनी साइज और स्केल ऑफ अ प्लांट. ओके, लॉन्ग रन को प्लानिंग हॉरिजॉन बोला जाता है, ये पता है ऑलरेडी. सो इन सब बातों से क्या समझा? फर्म एक्चुअली ऑपरेट्स इन द शॉर्ट रन. एक्चुअली ऑपरेट कहां पर करता है? शॉर्ट रन. और प्लानिंग सारी लॉन्ग रन में होती है, प्लान्स फॉर द लॉन्ग रन. अब लॉन्ग रन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जब आप लॉन्ग रन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ढूंढने जाते हो, इज नथिंग बट लीस्ट पॉसिबल कॉस्ट ढूंढते हो आप. लीस्ट पॉसिबल कॉस्ट क्या रहेगी? ओके, लीस्ट पॉसिबल कॉस्ट क्या रहेगी वो ढूंढोगे. A long run cost curve depicts functional relationship between output and long run cost of production. से ये long run cost of production और output कैसे change होंगे. Okay, now short run average cost curve, that is SSCs को क्या बोला है? plant curves. plant curves नाम याद रखना है, आता है क्वेश्चन. तो हमने ये डायग्राम में क्या देखा था कि आपको कुछ ऐसे SSCs दिए हुए हैं, समझो. आपको अगर बोला जाए, क्या बोला जाए? इतना आउटपुट प्रोड्यूस करना है सी, तो आप कौन से SSC पर परफॉर्म करोगे? तो आप क्या करते हो? ऐसे डॉटेड लाइन लेकर जाते हो. SSC 2 यहाँ पर है, इतना कॉस्ट लगेगा. SSC 1 पर इतना कॉस्ट. तो कम कॉस्ट कहाँ पर लग रहा है? यहाँ पर. दिस कौन सा SSC है? SSC 2. देन यू विल चूज SSC 2. ओके, ये चीज ही देखिए यहाँ पे, बाकी कुछ नहीं है. इसके बाद
ये डायग्राम देखिए, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट। एक्चुअली ये डायग्राम आपके लिए इंपॉर्टेंट, जस्ट अ मिनट, थोड़ा सा जूम करके डिस्कस करेंगे। हाँ हाँ, तो एलएसी जो होता है आपका, एलएसी जो होता है, आपको अगर याद हो बहुत सारे नाम दिए हुए एलएसी को, वो तो देखेंगे। एलएसी कैसे रेडी होता है, तो बहुत सारे एसएससीज, बहुत सारे एसएससीज, उनको टेंजेंट होते हुए एलएसी बनेगा, उनको टेंजेंट होते हुए। ओके, ये एलएसी जो है, इसका हर एक पॉइंट, हर एक पॉइंट किसी ना किसी एसएससी को टेंजेंसी पॉइंट रहेगा। ओके, बट ये जो टेंजेंसी पॉइंट है ना, जरूरी नहीं है कि एसएससी के मिनिमम पर हो, नॉट एट ऑल नेसेसरी है। टेंजेंसी पॉइंट एसएससी के मिनिमम पर हो जरूरी नहीं। ओके, तो क्या है फिर, एलएसी जब फॉलिंग 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 है ना, एलएसी जब फॉलिंग है, तब एसएससी के फॉलिंग पोर्शन को टेंजेंसी है, एसएससी के फॉलिंग पोर्शन को टेंजेंसी पॉइंट आ रहा है। और जब आपका एलएसी राइजिंग है, तब एसएससी के राइजिंग पोर्शन को टेंजेंसी पॉइंट है। ओके, और यहाँ पर एक एसएससी ऐसा रहेगा जिसके मिनिमम को, जिसके मिनिमम को टेंजेंसी पॉइंट, और वो पॉइंट रहेगा आपका लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन, सबसे कम कॉस्ट वहां पर लगेगी। वो आउटपुट अगर प्रोड्यूस करते हो तो लीस्ट कॉस्ट लगेगी। ओके, ये हुआ। और एक दूसरा क्या था डिस्कशन यहाँ पे, ये टेंजेंसी पॉइंट का तो देखा, इसके अलावा डिस्कशन ऐसा था कि ये जो एलएसी है, इसका यू शेप दिख के आ रहा है, यू शेप दिख के आ रहा है, इसका रीजन क्या है? इसका रीजन, एसएससीज यू शेप के होते हैं, उसके वजह से एलएसी भी यू शेप। गलत रीजन, गलत रीजन है। एलएसी का यू शेप हैज नथिंग टू डू विथ एसएससी का यू शेप। तो क्या रीजन है फिर एलएसी यू शेप होना? एलएसी यू शेप होने का रीजन है आपका लॉन्ग रन का लॉ, प्रोडक्शन वाला लॉ, लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल। कौन सा लॉ बोला मैंने यू शेप का रीजन? लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल। लॉन्ग रन में पढ़ा है, इंक्रीजिंग रिटर्न्स, कांस्टेंट रिटर्न्स, डिक्रीजिंग रिटर्न्स। ओके, तो इनिशियली जब आप फॉलिंग देख रहे हो ना, क्या देख रहे हो? एलएसी मतलब आपका एवरेज कॉस्ट फॉल हो रहा है, एवरेज कॉस्ट फॉल हो रहा है, फॉल हो रहा है, फॉल हो रहा है। इट इज ड्यू टू इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, क्योंकि इनिशियली कोई भी फर्म इंक्रीजिंग रिटर्न्स फेस करता है, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, उसके वजह से आपका लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट फॉल हो रहा है। फिर बीच का पोर्शन होगा यहाँ का कुछ, जहां पर कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल रहेगा, फिर उसके आगे राइज हो रहा है। राइज होने का रीजन क्या है? यू आर एक्सपीरियंसिंग डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, इसलिए एवरेज कॉस्ट जो भी है लॉन्ग रन का इंक्रीज 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 हो रहा है। ओके, यू शेप का रीजन। अब और कुछ डिस्कशन थोड़ा बहुत बच गया है, रीड आउट करते हैं। नाम है बहुत सारे स्पेसिफिकली। सी, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व इज ड्रॉन as to be tangent to each short run average cost curve. Okay, every point on the long run average cost curve will be tangency point with some short run average cost curve. बोला है मैंने ये ऑलरेडी। इसके आगे LAC curve is not tangent to minimum point of SSC, ये भी बोला है मैंने। जरूरी नहीं है मिनिमम हो SSC का, टेंजेंसी पॉइंट जो है LAC SSC का साथ, ओके, जरूरी नहीं है कि SSC का मिनिमम हो। तो कैसा है? When LAC curve is declining, जब LAC declining है तो टेंजेंसी पॉइंट कहाँ पे? फॉलिंग पोर्शन पे SSC के। एंड व्हेन LAC is rising, तब टेंजेंसी पॉइंट राइजिंग पोर्शन पे है शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व के। ओके, शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व का नाम आया देखो पहला, प्लानिंग कर्व, सॉरी लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व का नाम प्लानिंग कर्व। शॉर्ट रन का क्या पढ़ा था? प्लांट कर्व। शॉर्ट रन का क्या? प्लांट। लॉन्ग रन प्लानिंग कर्व। लीस्ट कॉस्ट
देखा था हमने, मैंने बोला था आपको, जहां पर टेंजेंसी पॉइंट मिनिमम रहेगा एसएससी का, वहां पर लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन मिल जाएगा। फिर यू शेप का डिस्कशन, ओके यू शेप तो दिख रहा है, बट दिस शेप ऑफ एलएससी हैज नथिंग टू डू विथ यू शेप्ड एसएससी, कोई लेना देना नहीं है। फिर क्यों है? ड्यू टू रिटर्न्स टू स्केल, ड्यू टू, आपने जो पढ़ा है ना लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल, उसके वजह से, क्योंकि जब फर्म एक्सपांड करती है तो रिटर्न्स टू स्केल बढ़ते, फिर कांस्टेंट हो जाते हैं कुछ टाइम के बाद, और फिर फाइनली डिक्रीज होते हैं। सो एलएससी पहले डिक्लाइन क्यों हो रहा है? क्योंकि आप एक्सपीरियंस क्या कर रहे हो, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, और फिर कुछ बीच का पीरियड कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल, फिर फाइनली राइज होगा एलएससी ड्यू टू decreasing returns. Okay, increasing returns to scale causes fall in the LAC, decreasing returns to scale result rise in the LAC, वही बोला है। Okay, falling long run average cost curve, increasing economies of scale की वजह से। ओके, फॉल हो रहा है, अच्छी बात है ना, कॉस्ट फॉल हो तो अच्छी बात है, ड्यू टू इंक्रीजिंग इकोनॉमीज ऑफ स्केल। और राइजिंग जो रहेगा ड्यू टू डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल, उसी को डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल बोल सकते हो, फिर चाहे इंटरनल हो एक्सटर्नल हो। ओके, इसके आगे बोट शेप भी बोल सकते हो, बोट शेप, यू शेप बोट की तरह लग रहा है आपको। और एक क्या बोल सकते हो, प्लानिंग कर्व तो बोल दिया है, बोट शेप है ये भी बोला है, एनवलप कर्व भी बोला जाता है, क्योंकि बहुत सारे शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व को सपोर्ट दे रहा है, एनवलप की तरह पकड़ के रखा है। ओके, इसलिए एनवलप कर्व। अब जो भी हमने यू शेप वाला देखा है एलएसी, वहां पर एक अजम्पशन है, ये ट्रेडिशनल इकोनॉमिक एनालिसिस है कि टेक्नोलॉजी रिमेन्स कांस्टेंट, तभी यू शेप का आएगा। अगर टेक्नोलॉजी कांस्टेंट नहीं है, चेंज हो रही है, तो आपका एलएसी आएगा एल शेप्ड। क्या होगा फिर? एलएसी का शेप जो है एल शेप हो जाएगा, ऐसा कुछ। एलएसी कैसा आएगा? एल शेप्ड, अगर टेक्नोलॉजी चेंज, क्योंकि क्या होगा जैसे ही टेक्नोलॉजी चेंज होगी, सडन जंप कर दोगे आप, कॉस्ट बहुत नीचे आ जाएगी, हाँ, और फिर स्टेबल रहेगी कॉस्ट बहुत सारे टाइम तक, फॉल हुई हुई आपकी जो भी कॉस्ट है। ओके, तो जब भी आप बोलोगे मॉडर्न फर्म्स क्या एल शेप्ड कर्व फेस करते हैं, क्योंकि अगर आप बोलते हो टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है तो एलएसी विल बी एल शेप्ड, पता रहने देना है। नॉर्मली यू शेप्ड, यू शेप्ड का अजम्पशन क्या है? टेक्नोलॉजी रिमेन्स कांस्टेंट। ओके, आई होप सबको अच्छे से चैप्टर 3 रिवाइज हो गया है। इकोनॉमीज डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल हमने पहले लिया है इस यूनिट के। ओके